अयोध्या पहुंचने पर धामी कैबिनेट का हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों के साथ किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। कल होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर लग सकती है मुहर। कई अन्य प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित। चुनाव अधिकारी ने की घोषणा। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राजभवन देहरादून में बसंतोत्सव का 1 मार्च से होगा आगाज। कर्टन रेजर में राज्यपाल ने बसंतोत्सव 2024 की दी जानकारी। इस साल विशेष पोस्टल कवर के लिए थुनेर का किया गया चयन। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। महेंद्र भट्ट के अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। बीजेपी मुख्यालय में महेंद्र भट्ट का जोरदार अभिनंदन हुआ। महेंद्र भट्ट ने शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। महेंद्र भट्ट के अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। बीजेपी मुख्यालय में महेंद्र भट्ट का जोरदार अभिनंदन हुआ। महेंद्र भट्ट ने शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। महेंद्र भट्ट के अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। महेंद्र भट्ट के अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। बीजेपी मुख्यालय में महेंद्र भट्ट का जोरदार अभिनंदन हुआ। महेंद्र भट्ट ने शहीद स्थल पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। तो आपको बता दें, महेंद्र भट्ट के अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सदस्य के लिए 15 फरवरी को 4 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया था। बता दें कि महेंद्र भट्ट के अलावा किसी भी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं किया था और इसके बाद चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। वहीं राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड की जनता का आभार जताया है। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जहाँ तक निर्विरोध का विषय है तो मुख्य विपक्षी दल ने भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, मैं उनका भी आज धन्यवाद करता हूँ। और जिस कार्य के लिए मुझे मेरे नेतृत्व ने योग्य समझा, उस कार्य को मैं सही प्रकार कर सकूं, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे वो शक्ति प्रदान करे। सीमावर्ती क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आज पूरे जनपद चमोली सहित पिथौरागढ़ में कहता हूँ दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में हर्ष है, जनता में भी हर्ष है। मैं प्रयास करूंगा कि जो अपेक्षाएं सबकी मेरे से है उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं। अगली खबर अयोध्या से, जहां रामलला के दर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए कामना की। सीएम धामी ने जन जन के कल्याण की कामना की है। अयोध्या में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह बनेगा, सीएम धामी ने कहा। साथ ही यह भी कहा कि उत्तराखंड के लोग अतिथि गृह में रह पाएंगे, अपने कर्म में सफल करना। प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामना की और जन जन के कल्याण की कामना की है। सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह बनेगा, उत्तराखंड के लोग अतिथि गृह में रह पाएंगे, अपने कर्म में सफल करना राम जी।
रामलला के दर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए कामना की, साथ ही जन जन के कल्याण की कामना भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। आगामी 26 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है और पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने की बजाय देहरादून में सत्र कराए जाने की मांग उठाई थी और इसके बाद प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 26 तारीख से होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि जैसे जानकारी मिल रही है कि 26 फरवरी को देहरादून में बजट सत्र होने जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने बजट सत्र की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की है। आने वाला विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं और अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन पता चल रहा है कि 26 तारीख से विधानसभा का सत्र है। पहले तो हम ये मांग करेंगे विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी अवधि लंबी रखी जाए, क्योंकि बजट सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें पहले दिन माननीय राज्यपाल साहब का अभिभाषण होता है तो एक दिन कुछ कार्य नहीं होता, उसके अगले दिन से बजट पेश होगा शाम को, तो उसके बाद तीसरे दिन बजट पर सामान्य चर्चा होगी। तो सामान्य चर्चा के लिए 70 हम सब विधानसभा के हम सदस्य हैं, तो 70 विधानसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, तो उसके लिए लगभग 2 दिन चाहिए। हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हाल ही में हल्द्वानी में हुई हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देवभूमि में दंगाइयों की कोई जगह नहीं है, जो दंगा करेगा सीधे ऊपर जाएगा। हल्द्वानी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद पांडे ने कहा कि हिंसा और दंगे की जनक कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देवभूमि में जो हिंसा और दंगा हुआ है, इन दंगाइयों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है और जो दंगा करेगा वह नीचे नहीं सीधा ऊपर जाएगा। बोलते हैं कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए नियम कुछ हो, तो वह परिवार कभी चलता नहीं है। इस नाते मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया और कांग्रेस पार्टी ने वोटों के तुष्टीकरण के लिए काम किया। इसी नाते आज तक देश के अंदर दंगों के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। लेकिन जो दंगाई हैं, मैं उनको किसी जाति मजहब का नहीं मानता हूँ, ये किसी जाति मजहब के होती भी नहीं है। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये बाबा केदार की धरती है, बाबा जागेश्वर की धरती है। यहाँ जो दंगाई बनेगा वह सीधे ऊपर जाएगा, उसको नीचे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरिद्वार में धार्मिक संपत्ति के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर थाने में भारत माता मंदिर ट्रस्ट के महंत समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भूपतवाला स्थित श्री नारायण निवास आश्रम के महासचिव दीपक कुमार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि स्वामी अवधेशानंद सरस्वती नाम के संत ने उनके गुरु रामेश्वरानंद के मौत के बाद फर्जी ट्रस्ट बनाकर खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर लिया, जिसमें आरोपी संत के साथ कुछ अन्य संत और राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। इसमें प्रथम दृष्टया एक माननीय न्यायालय से आदेश आया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जांच की जा रही है। गांव खुब्बानपुर की बेटी ने एसीपी के पद पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन किया। ग्रामवासियों में खुशी की लहर नजर आई और इस गांव की बेटी का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया और आशीर्वाद देते हुए लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान मोनिका शर्मा ने बताया कि इस मुकाम तक ग्रामवासियों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से पहुंची हूं। जिसमें मैंने जन्म लिया उसको प्रणाम करती हूँ और मेरे माता पिता और जो मेरे बड़े हैं यहाँ पे, मेरे बुजुर्ग बाबा दादी समान, मेरे माता पिता समान, मेरे बड़े, उन सबको मैं जो यहाँ पे उपस्थित है और नहीं भी हो पाए किसी कारणवश, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले उन सबके आशीर्वाद से, इस गांव के देवता, इस गांव की मिट्टी के आशीर्वाद से मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरी प्रेरणा है इस गाँव के सारे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं कि वो मेरे से भी, मैंने तो देश का नाम ऊँचा किया है, अपनी फोर्स, अपने बल का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र उत्तराखंड का, वो मेरे से भी नाम ज़्यादा कमाए और मेरे से भी ऊंचा नाम कमाए। मुझे
मुझे राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर और उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर से भी सम्मानित किया गया, लेकिन मुझे आज अपनी जन्मभूमि पे आके यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्वान्वित मैं महसूस कर रही हूँ, जब मुझे अपने जहाँ पे मैंने जन्म लिया वहाँ मुझे इतना सम्मान दिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर नागरिक से आगे आने के लिए आह्वान किया जा रहा है। मतदाता स्वयं वोट दें और साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित करें। 80 से अधिक साल की आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांगजनों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन युवाओं का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है वो अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग करें। मतदाता जागरूक करने के लिए डीएम कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शपथ भी ली गई। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। तो कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति राउतेला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बढ़ती महंगाई पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति राउतेला ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता पर थोपने का काम कर रही है, उसका परिणाम भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। साथ ही कहा कि हम जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को जागरूक करेंगे। मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति परेशान है, हर महिला परेशान है और जो महंगाई का पूरा असर है वो महिलाओं की जो किचन है उसका पूरा बजट खराब हो चुका है और सरकार इसको बिल्कुल अनदेखा अनसुना कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने महंगाई को कम नहीं करा या इसके लिए इन्होंने जो उचित कदम है वो नहीं उठाए तो इसका नुकसान भाजपा को बड़ी मात्रा में होगा। ज्योतिर्मठ ज्योतिष पीठ स्थित 64 योगिनी मंदिर परिसर में चल रहे सहस्त्र दंपति पूजन कार्यक्रम का समापन हो गया। इस महोत्सव में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से ज्योतिर्मठ पहुंचे 1000 दंपतियों ने मठ में विशेष लक्ष्मी नारायण स्वरूप में पूजित होने का पुण्य लाभ अर्जित किया। क्षेत्र के दंपतियों में भी काफी उत्साह नजर आया। मठ प्रभारी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी ने बताया कि गुप्त नवरात्रि में इस पर्व को संपन्न कराने में क्षेत्र के सभी सनातनी भाई बहनों का सहयोग मिला। भगवान बद्री विशाल की कृपा से सहस्त्र दंपति पूजन महोत्सव का समापन हो गया है। जैसा माता कराती है ऐसा सदग्रस्त पत्नी के हाथ से भोजन पाता है। संसार बिना पत्नी के नहीं चलता और क्षमा की देवी साक्षात धरती के समान ये देवी हैं। कई बार परिवार में ऊपर नीचे हो जाए, झगड़े हो जाए, कहीं व्यक्त नहीं करती है, पी लेती है गुस्सा, ये गुण है। तो ये जो दंपति पूजा है, चाहे कन्या पूजन हो, बटिक पूजन हो, चाहे सुवासिनी पूजन हो, चाहे ये दंपति पूजन, इन सभी पूजाओं का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य ये है कि हम जनसामान्य को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में इस तरह की वाक्य मिलते हैं। सार रूप में यदि कहना चाहें तो तुलसीदास जी का एक वाक्य प्रासंगिक होगा जिसमें वे कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। इसका मतलब है कि हम संसार में जितने भी पुरुष और स्त्री हैं सबको सिय और राम, सीता राम के रूप में देख करके उनको हम प्रणाम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत हुआ, जिसके बाद सीएम ने कैबिनेट के साथ हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ श्री राम लला के दर्शन किए। कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे, जहां
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत हुआ। हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए पल हैं और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं तो आज मैं और मेरे सभी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ मंत्रिमंडल दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक करने वाले क्षण भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाने की स्वीकृति दे दी है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने बताया कि किच्छा विधानसभा से संबंधित 10 प्रमुख मांगों को लेकर सीएम धामी को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें प्रथम मांग किच्छा में कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की घोषणा कर किच्छा की जनता को बड़ी सौगात दी है। विधायक ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाएगा। हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को वैवाहिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आसानी से जगह उपलब्ध होगी। किच्छा की आबादी बढ़ रही है लगातार। पिछले समय रुद्रपुर में शेड्यूल के बाद यहाँ भी आबादी बढ़ी है। किच्छा के आसपास एम्स आ रहा है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी ने मुझसे 10 काम बड़े मांगे थे, सबसे मांगे थे विधायकों से 70 के 70। तो उसमें से एक मेरा कम्युनिटी हॉल भी किच्छा का मुख्य था। एक उसका शासनादेश उन्होंने कर दिया है, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर लिया। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और उसको हम धरातल पर उतारना चाहते हैं। जिलाधिकारी से मैं मिला हूँ, भूमि उपलब्ध की बात की है। उन्होंने परगना अधिकारी को भूमि उपलब्ध करने के लिए मेरे सामने कहा है। जैसी जमीन मिल जाएगी, जैसे रुद्रपुर के अंदर हमने कम्युनिटी हॉल की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से, वो तो मैंने सारा विधायक निधि से, नगर पालिका से, एमपी निधि से, राज्यसभा मेंबर ने पैसा। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने अब भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और इस योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि 1.5 लाख युवाओं को सेना में भर्ती किया गया था, जिन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। योजना आई थी, उस दिन भी हम इस योजना के विरोध में थे, आज भी विरोध में है और निरंतर इस योजना को खत्म कराने के लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। इसी क्रम में हमने जय जवान मुहिम शुरू करी है। पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस इस मुहिम को चला रही है। इस मुहिम के तहत हम पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, पदयात्राएं करने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना जिसने युवाओं के भविष्य को ठगा है, जिसने युवाओं को अंधकार में धकेला है, उस योजना को तत्काल बंद किया जाना चाहिए और पूर्व की भांति भर्ती प्रक्रिया चलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे चरण पार कर लिए थे भर्ती प्रक्रिया के और जिनका ज्वाइनिंग होनी थी, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उनको बाहर करने का काम इस सरकार ने किया है, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंवैधानिक है। पेयजल निगम द्वारा मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत बिछाई जा रही लाइन के कारण स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगरपालिका द्वारा पेयजल निगम संबंधित ठेकेदार को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मार्ग से कई स्कूली छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नथानी ने बताया कि इस मार्ग पर नगरपालिका द्वारा मरम्मत का काम करवाया जा रहा है, जिसमें से 200 मीटर का काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य को 10 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। मार्ग अवरुद्ध है, न कहीं से आया जा रहा है न जाया जा रहा है। इस चक्कर में हमारा बिजनेस भी ठप पड़ा है। देख लो आप, खाली है, हमारी दुकान खाली पड़ी है, सबकी खाली होगी इस समय। और खास तौर से बता दो, बच्चों के बोर्ड के पेपर शुरू हो रहे हैं। आज मैं अपनी बेटी का एडमिट कार्ड लेने गया, मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया टाइमिंग के हिसाब से। 9 बजे पहुंचना, 10 बजे पहुंचा और हमें जाना होता है 1 घंटा घर से फिजिकल पड़ता है। हमें जो रास्ता सही निकलता है वहाँ से, हम वहाँ से जाए तो टाइमिंगली पहुँच जाते हैं। चारों तरफ से बंद कर रखा है। ये बताइए, मार्ग को सही कराइए, टाइम से सही कराइए। ये बोलते हैं कि अभी टाइम लगेगा, 10-15 दिन लगेंगे, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये बात, इसको मैं ये समझ लीजिए
अगर ये मार्ग अतिशीघ्र सही नहीं हुआ तो हम इसके पीछे आंदोलन जरूर करेंगे। पेयजल निगम ने पाइपलाइन डाली थी और वो लंडौर से लेकर पूरा सिविल हॉस्पिटल रोड में पाइपलाइन पड़ी, तो उनके द्वारा वो लाइन खोली गई थी। उसमें जो बड़े मोड़ से और ऊपर एलएन स्कूल तक जो रोड थी उसकी स्थिति बड़ी खराब थी। वो नगर पालिका द्वारा बनवाई जा रही है। 200 मीटर बन चुका है और 200 मीटर का काम चल रहा है। 10 दिन में सड़क खुल जाएगी। जब तक स्कूल खुलती है तब तक सड़क प्रॉपर। कालसी के वीर शहीद केसरी चंद्र स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सुभारती अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने सभी स्वयं सेवकों का शारीरिक परीक्षण किया और कई रोगों से बचने के उपाय बताए। साथ ही नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों का शारीरिक परीक्षण भी किया गया, जिसमें बाल रोग, स्त्री रोग, नेत्र रोग से संबंधित चिकित्सकों ने देखभाल कर आवश्यकता अनुसार औषधि वितरित की। और इस दौरान सुभारती अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव टोगरा ने कहा कि नशा मनुष्य के जीवन को समाप्त कर रहा है। नशा छोड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि अपने ध्यान को स्थिर रखें और इस दौरान लोगों से मेलजोल बढ़ाएं ताकि दिमाग में नशे से जुड़े ख्याल ही ना आए। कालसी में हमारा एनएसएस शिविर का आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन आपने देखा होगा कि सुभारती के माध्यम से हमने स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया और सभी गांव वालों का स्वास्थ्य परीक्षण आज हुआ है। जरूरत के अनुसार उनको दवाइयां भी मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही साथ सुभारती हॉस्पिटल से ही मनोचिकित्सक आए थे और जिन्होंने नशे को लेकर के हमारे छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों को जागरूक किया है और हमने कोशिश की है कि इस पूरे गांव में नशा मुक्ति एक अभियान चलाने की और केवल इस शिविर में ही नहीं, हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर इस गांव में आकर के हम नशा मुक्ति अभियान निरंतर जारी रखें। आज के कार्यक्रम के पीछे हमारा एक मेन उद्देश्य यही है कि जितनी युवा जो शक्ति है उसको हम नशे से दूर रखें, क्योंकि नशे का सेवन करने से न केवल उनका शारीरिक बल्कि मानसिक नुकसान भी होता है। और यही एक ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा नशे की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो हमने इनको जागरूकता के द्वारा ये बताया है कि नशे के कितनी हानियां हैं और नशे से अगर आप दूर रहेंगे तो वो न केवल आपके लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक अच्छी बात है। भगवानपुर नगर पंचायत में एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की और अतिक्रमण हटवाया। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार देखने में आ रहा है कि मार्केट में छप्पर डालकर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके चलते उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। और इसके अलावा रेहड़ी वालों से भी अपील की गई है कि रास्ते को छोड़ते हुए नियमानुसार एक तरफ रेहड़ी लगाई जाए। जो नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण करने वाले लोगों से 22,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।